हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जो अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ में जो हिस्ट्री है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पैटर्न कैसे होता है, सारी चीज़ें जो होता है हम डिस्कस करने वाले हैं। हम 3 मार्क्स से क्वेश्चन और जो स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन और स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उनका क्या लेवल होता है, किस किस लेवल के कितना डिफिकल्ट, कितना इजी लैंग्वेज जो होता है या फिर कितना इजी लेवल जो है वो क्वेश्चंस का होता है, वो सारी चीज़ें जो होता है हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वीडियो के अंदर होता है मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनका पैटर्न कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके पहले की वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। सो आपने नहीं देखा तो जाइए और देखिए ज़रूर। आज के इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के कैसे आते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है आप सबको पता है बहुत ज़्यादा जो है वास्ट होता है। हर एक टॉपिक को अगर आप जो होता है डिटेल में पढ़ने बैठ जाएं तो कम से कम 1 महीना जोता लग जाएगा हर एक टॉपिक को ही पढ़ने में, ठीक है। लेकिन आपके जो पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस बोल रहा हूँ, जो हिस्ट्री की आपकी बुक है उसमें क्या होता है चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी दी गई हैं। जैसे कि आप मॉडर्न एम्पायर है, मॉडर्न एम्पायर के बारे में थोड़ा सा जो होता है आपको बताया है कि कैसे सोर्स है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद वहाँ से आगे हो गए हैं। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको हर एक चीज़ के थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं क्लास 12 के उनको बहुत ज़्यादा डर लगा होता है, ठीक है, कि क्या हमको जो है एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट होगा या फिर नहीं होगा, या हमको गाइड बुक जो होता है पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्वेश्चन जो होता है वो हिस्ट्री के अंदर बाहर से आएगा, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों को लेकर के जो होता है बहुत ज़्यादा डर लगा होता है। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें हमारे बुक के अंदर दी गई हैं वो बहुत ही कम कम दी गई हैं, ठीक है। तो उनको डर लगा होता है कि कहीं इससे बाहर जो होता है क्वेश्चन ना पूछ ले। तो इसीलिए क्या होता है उनको मन में कन्फ्यूजन होता है कि उनको गाइड बुक पढ़े या फिर ना पढ़े। सो मैं सिंपली आपको रुता बता दूं हिस्ट्री के अंदर क्या होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो आपके बुक से ही जो होता है पूछे जाएंगे, ठीक है। जितनी भी आपके टॉपिक्स आपके बुक के अंदर दिए गए हैं और उन टॉपिक के बारे में जितनी जितनी बातें बताई गई हैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है क्लास 12 के अंदर पूछे जाएंगे। उससे बाहर जो है वो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम बात कर रहे थे अभी मैंने आपको बताया मॉडर्न सिस्टम के बारे में। तो अगर हम मॉडर्न सिस्टम के बारे में होता देखें तो मॉडर्न सिस्टम के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो, अगर आप देखें तो मॉडर्न सिस्टम के बारे में जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो होता बताया गया है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, सोर्सेस के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से जो होता है वो लिखा गया है। उसके बारे में जो होता है थोड़ा बहुत इनके आर्मी वगैरह के बारे में जो होता है डिस्कस किया गया है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके जो होता है मॉडर्न एम्पायर के बारे में जो होता है दी गई हैं। इसके अलावा जो होता है और भी कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो सवाल भी जो होगा आपका जो बनेगा वो आपको इन्हीं सारे टॉपिक से जो होता है पूछा जाएगा। इससे बाहर जो होता है वो नहीं पूछा जाएगा। या तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेगा या तो आपके सोर्सेस के बारे में पूछेगा, ठीक है। वो आपसे बाहरी सवाल जो है, ठीक है, जैसे कि वो ऐसा सवाल जो होता है कभी नहीं पूछेगा कि मॉडर्न के समय में सोसाइटी या फिर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे था वो बताइए, या फिर मॉडर्न के टाइम पे जो था फॉरेन पॉलिसी क्या था, या फिर किस किसने जो था वो आक्रमण जो था वो भारत के ऊपर क्या था मौर्य के समय पे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को होता है आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बुक के अंदर नहीं दी गई हैं, ठीक है। आपसे जो होता है सिर्फ वही सवाल जो होता है पूछा जाएगा जो कि आपके बुक के अंदर जो होता है जितनी चीज़ें बताई गई हैं उससे बाहर जो होता है वो नहीं पूछा जाएगा। सो अगर आप जो होता है ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए गाइड बुक जो होता है पढ़ना कंपलसरी है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई हेल्प बुक जो होता है पढ़ना चाहते हैं, कोई रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसका जो होता है अगर आप ये सोचें कि उसके वजह से आपको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने भी जो था कोई भी गाइड बुक जो था उस साल जो है वो नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ऑलरेडी हिस्ट्री का सिलेबस जो होता है 3 बुक्स हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपको ये डर हो कि मुझे गाइड बुक पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, सो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। इससे आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो हिस्ट्री के अंदर वो ये होती है, मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी के जो सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे पॉलिटी हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, उनके कंपैरिजन में हिस्ट्री के जो सवाल पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। उनके आंसर लिखना काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। सिंपली हिस्ट्री के अंदर होता है वो ये है कि अगर आपको हिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनके सारे फैक्ट एंड फिगर्स क्लियर हैं, जितनी बातें आपके बुक के अंदर बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको याद है, अच्छे तरीके से मेमोराइज हैं, आप कुछ भी जो होता है भूलते नहीं हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप 95% से ऊपर आसानी से हिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम जो होती है वो यही आती है
कि स्टूडेंट्स को होता है वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं और इसी की वजह से होता है अधिकतर लोगों के मार्क्स भी कटते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे आपकी मेमोराइजिंग के ऊपर होता है ध्यान देना है। आप अगर आपके होता है फैक्ट एंड फिगर क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम पॉलिटी की बात करें फिर ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा जो होते हैं वो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, उनका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग होता है बाकी के सब्जेक्ट से, और वो कैसा होता है वो तो अभी हम डिस्कस करने वाले ही हैं। तो चलिए जो होता है हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को होता है देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो 3 या फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मुझे तो इस साल पता नहीं है, मेरे समय पर था 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 3 या फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम होता है देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन को। ये 8 मार्क्स का स्ट्रक्चर कैसे आ गया। देखिए सबसे पहली बात कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर बता रखा है कि आप क्लास 12th में आ चुके हैं। अब आपसे जो बच्चों के लेवल के सवाल होते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके के सवाल आपसे होता है क्लास 12th में नहीं पूछे जाएंगे। अब आपके अंदर जो अब आपको क्लास 12th में जो सवाल पूछा जाएगा वो बिल्कुल जो होता है उसका नेचर अलग हो चुका है। टर्मोलॉजी जो क्वेश्चन की जो है पूछने की, जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। सो प्लीज जो आउटडेटेड स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन के हैं आपके मन में उसको निकाल दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ द, एक्सप्लेन द महाजनपदों के बारे में बताइए, एक्सप्लेन द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द महाजनपद, या फिर हाईलाइट के बारे में, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामाइन, प्रूव करना, ठीक है, जैसे कि प्रूव कीजिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर था कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी, या फिर प्रूव कीजिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का कॉन्टेक्ट जो था वो बाकी के देशों से हुआ करता था व्यापार के रूप में, ठीक है, या फिर आप बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होता है आपसे प्रूफ करने को पूछ सकता है। कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, स्टेट, डिस्क्राइब, इस तरीके के सवाल जो होता है आपसे, अब इस तरीके की टर्मोलॉजी जो होगी आपसे क्वेश्चन को आपके पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। ये सिर्फ आपको मैंने एक समरी जो होता है देने के लिए बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए सबसे पहली बात आती है कि हिस्ट्री के अंदर जो होता है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली वो जनरल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है आपसे जनरल लेवल के पूछे जाते हैं, जैसे कि इस साल ही पूछा गया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो ग्रेट बात है उसके बारे में जूता लिखिए, पूरा 3 मार्क्स में आया था, ठीक है, मैंने खुद ने जूता वो क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जूता आपको जनरल लेवल के क्वेश्चन होता है वो हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि बताइए कि जो सांची का स्तूपा जो था वो सर्वाइव कर गया, लेकिन अमरावती का स्तूपा होता है वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। सारे के सारे कारण जो होता है आपके बुक के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है, सारे के सारे कारण आपके सामने है बुक के अंदर, आप जाइए देखिए और याद कीजिए, उनको लिख दीजिए, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। वैसे यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कि कबीर के मेन टीचिंग्स के बारे में बताइए, ये भी आपके बुक में डायरेक्टली लिखा गया है। बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या थी, जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है, डायरेक्टली जो आपसे पूछा जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुई आपके बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर रिलीजियस जो रिलीजन था उसके बारे में बताइए, वो भी आपके बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। सारी की सारी चीजें जो होता है आपसे जो ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपके बुक के अंदर डायरेक्टली दिया गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेवल के होता है क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि लैंग्वेज और कंटेंट के बारे में बताइए, महाभारत के आपके बुक के अंदर सिंपली लिखा हुआ है, याद कर लीजिए, उनको लिख दीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। टाउन प्लानिंग के बारे में तो बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके बुक के अंदर दिया गया है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आपको फैक्ट एंड फिगर जो होता है क्लियर है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के अंदर होता है बेसिकली ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, जो कि जिनको करने के लिए आपके फैक्ट एंड फिगर जो होता है वो क्लियर होने चाहिए, आपको सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हिस्ट्री के अंदर कभी कभी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी होता आते हैं, ठीक है, जनरल लेवल के साथ साथ होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली जो होता है आपके बुक से उठाए गए होते क्वेश्चन होते हैं, उनके साथ साथ होता है आपके थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के सवाल भी आते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा होता है दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, स्टैंडर्ड लेवल से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से आएगा, ठीक है, नहीं, क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसके आंसर आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा होता है वो सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा होता है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के जो आंसर राइटिंग का जो लैंग्वेज होगा, जो आप जनरल क्वेश्चन्स में लिखोगे वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा होता है जो लैंग्वेज होगा आपके आंसर का वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे होता आपसे पूछा गया है कि प्रूफ कीजिए कि हड़प्पा जो था उसका कॉन्टेक्ट जो था ट्रेड में वेस्टर्न एशिया के साथ हुआ करता था। ऑलरेडी आपके बुक के अंदर होता दिया गया है कि हड़प्पा के अंदर जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हड़प्पा जो है उसका वेस्टर्न एशिया के साथ जो था अच्छा खासा ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन था, कैसे था उसको प्रूव करने के लिए आपको दिया गया है कि
जार वगैरह जो है मिले हैं आपको खुदाई में वहां से, ठीक है। केमिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है पता चला है। हड़प्पा की बहुत सारी चीजें जो है वो जो वेस्टर्न एशिया के रीजन है वहां पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसके आंसर जो है बेसिकली आपको ऐसे थोड़ा सा जो है आपको लैंग्वेज बदल करके जो है लिखना पड़ेगा। ये जैसे दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि अमेरिकन सिविल वॉर का जो था इंपैक्ट क्या था, ठीक है, जो पीजेंट थे डक्कन कंट्री साइड के अंदर। तो अब देखिए, अगर आपको जो है अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में क्लियर है थोड़ा सा, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। ये भी आंसर जो था आपके बुक के अंदर दिया गया है, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा एलिबरेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि अमेरिकन सिविल वॉर के वजह से क्या हुआ, अमेरिका का जो कॉटन होता था, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से इंग्लैंड को जाता था और फिर इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में जो था उसके कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, वो बंद हो गया। अब जब कॉटन का एक्सपोर्ट जो था बंद हो गया ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो क्या था, जो ट्रेडर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उनको अब कॉटन जो था, रॉ कॉटन जो था वो चाहिए था, तो वो क्या कि इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए। अब वो इंडिया से कॉटन मंगाने लगे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो पीजेंट थे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और कुछ लोगों को जो था नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो आपको जो था यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपसे अब अगला सवाल जो था पूछा गया है कि मौर्यन एम्पायर जो था उसको एक लैंडमार्क एम्पायर जो था कहा जाता है भारतीय इतिहास के अंदर, बताइए। अब जो देखिए, ये सवाल जो था आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। यहाँ पे आपको मौर्यन एम्पायर के सोर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, ना यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर जो था आपके बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाला टॉपिक है, उसी से जो था ये टॉपिक जो था रिलेटेड है, उसी से क्वेश्चन जो था रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मौर्यन एम्पायर के जो रूलर थे उनकी जो नीतियां जो थी बिल्कुल अलग थी। जैसे अशोका ने जो था धम्म की नीति को अपनाई, ठीक है, बाकी के और किसी के रूलर को जो था अगर हम देखें तो नहीं अपनाए। उसके साथ साथ जो है जो मौर्यन एम्पायर के टाइम के जो आर्ट वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, ठीक है, काफ़ी यूनिक थे, ठीक है। ये भी बुक में आपके लिखा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो होता है कि अगर आप देखें तो मौर्यन एम्पायर जो था वो प्राचीन भारत में जो था सबसे पहला बड़ा जो था एम्पायर था। उससे पहले जो था इतना बड़ा एम्पायर हमारे भारत के अंदर नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बुक के अंदर दी गई हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा रोता इधर उधर सर्च करके जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोच करके रोता लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट वाला काम यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ आंसर आपके बुक के अंदर ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको चीज़ों को थोड़ा सा कंसाइज वे में अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सोसाइटी के अंदर डिसीजन लेने के जो होता है साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, वो बताइए, ठीक है, प्रूफ कीजिए इसको। तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर आपको टाउन प्लानिंग में जो होता है एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिला है, ठीक है। जितने भी वहाँ पे कल्चर थे, चाहे वो बीड हो, ब्रिक्स हो, ठीक है, वेट्स और मीजर हैं, उन सब में आपको यूनिफॉर्मिटी जो होता है देखने को मिली है, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिला है, चाहे वो टाउन प्लानिंग हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बनाने में हो, वो कहीं ना कहीं जो होता है इंडिकेट करता है कि हड़प्पा के अंदर कोई एक रूलिंग अथॉरिटी जो थे वो हुआ करती थी, ठीक है। तो ये भी आंसर आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा फाइंड आउट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टाउन प्लानिंग में यूनिफॉर्मिटी, वो भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, कल्चर में यूनिफॉर्मिटी, वो भी बताना पड़ेगा। तो आंसर आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, अब जैसे कि महाभारत को होता है डायनेमिक टेक्स्ट जो तारीख क्यों कहा जाता है, ठीक है। महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट होता है वो क्यों कहा जाता है। अभी तक हमने जो था महाभारत के बारे में जो था बहुत सारे सिंपल से जो था सवाल पूछे थे। अब यहाँ पे आपसे एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल पूछ रहा है कि महाभारत को जो था डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, बताइए। इसका भी आंसर जो था आपके बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको सर्च आउट करने की जरूरत है कि महाभारत जो था उसका कंपाइलेशन अगर आपने देखा हो तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं हुआ था, बल्कि उसका कंपाइलेशन जो अलग अलग टाइम पे हुआ। महाभारत ऐसी बुक है, ठीक है, जिसके बारे में हमको बहुत सारे डायनेमिक टॉपिक्स को कवर किया गया है, ठीक है, जिसमें जैसे आपको इसमें प्राचीन भारत के पॉलिटी के बारे में भी जानकारी मिलेगी, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, ठीक है, बहुत सारे कहानियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारे युद्ध के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक उसमें कवर किया गया है। महाभारत जो टेक्स्ट है उसको किसी सिंगल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा गया, बल्कि बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रूव करती हैं कि महाभारत जो है डायनेमिक टेक्स्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके बुक के अंदर लिखी हैं, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फिफ्थ रिपोर्ट को होता है वो क्रिटिकली आपको एग्जामाइन करने की जो होता है जरूरत है, ठीक है। तो आपको फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में होता बताना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत जो होता है फिफ्थ रिपोर्ट जो था उसके पॉजिटिव क्या थे, उसके नेगेटिव क्या थे, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे स्टैंडर्ड लेवल का सवाल जो होता है वो हिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। बिलीव मी, स्टैंडर्ड लेवल के सवाल भी होता है, अगर आपके फैक्ट एंड फिगर क्लियर हैं तो वो हो जाएंगे, आपको कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो होता है हम बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। देखिए, हिस्ट्री के अंदर जो है 3 मार्क्स के अंदर जो है बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
अगर आप 10 ईयर्स के पेपर्स को लगाएंगे या फिर जो 15 सैंपल पेपर होता है उसको लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी और 8 मार्क्स से भी। फिलहाल जो होता है हम यहाँ पे 3 मार्क्स को होता है डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को होता है मैं डिस्कस करने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो होता है आपको बता दूं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं और बाकी के सब्जेक्ट के अंदर जो पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया फिर ज्योग्राफी हो गया, उनमें होता है बहुत ज्यादा होता है डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है कि देखिए पॉलिटी और ज्योग्राफी के अंदर जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको क्या होता है, थोड़ा जो होता है ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के अंदर जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको प्रेजेंट की कुछ चीजें लिखनी पड़ी या फिर कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़ी जो कि बाहर से हो। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जो होता है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपके सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन ही होता है जिसके लैंग्वेज को होता है बदल करके आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में रख दिया जाता है। ठीक है, आपका सिंपल सा टॉपिक है, उसको उठा करके उसके लैंग्वेज को होता है इधर उधर घुमा करके बदल करके एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन उसका आंसर जो होता है वो आपका सिंपल ही होता है। ठीक है, जबकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखें या फिर ज्योग्राफी के अंदर देखें तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा अलग लेवल का होता है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करना पड़ता है। वहां पे आपको हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ी जो आपके बुक के अंदर नहीं हो। ठीक है, पूरी नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन हिस्ट्री के अंदर होता है बेसिकली ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री के अंदर आपका सिंपल टॉपिक होता है वो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका आंसर होता है वो सिंपल होता है जो कि आपके बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए यहां पे सवाल आपसे पूछा गया है कि जो जॉन मार्शल साहब थे, ठीक है, जॉन मार्शल साहब का जो कार्यकाल था एएसआई के डायरेक्टर जनरल के रूप में, उसमें जो था उससे भारतीय जो आर्कियोलॉजी है, जो इंडियन आर्कियोलॉजी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस जो थे वो हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखिए सवाल जो होता है आपका बताया गया है बहुत सारा घुमा करके कि जॉन मार्शल का जो कार्यकाल था उसने इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन किए। यहाँ पे आपको सिंपली जो होता है पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे जॉन मार्शल के कंट्रीब्यूशन को बताना है कि जॉन मार्शल का इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने जो वर्क किया था उसी के बारे में आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है और कुछ यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉइनेज प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन डिटरमाइनिंग सर्टेन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सिंपली यहाँ पे आपको होता है क्या करना है, जो कॉइन्स जो इवॉल्व होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे पंचमार्क कॉइन है या फिर जो आगे चल करके फिर नाम वाले कॉइन आए, फिर उसके बाद आगे चल करके कुछ समय बाद जो थे वो गोल्ड के कॉइन्स आए। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे आपके सिंपली लिखने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल सा है। ठीक है, कॉइनेज सिस्टम के बारे में हमसे पूछा गया है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में रख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज होता है बिल्कुल भी नहीं होना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कबीर वाज एंड इज टू द प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर दोज हु क्वेश्चन इंट्रेंच सोशल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज इन देयर, आगे क्या है, सर्च फॉर डिवाइन एक्सप्लेन। सिंपली यहां पे आपसे देखिए पूछा क्या गया, कबीर के जो टीचिंग्स उन्होंने दी थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कबीर ने क्या किया था, जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चल रहा था, ठीक है, लोग कह रहे थे कि इस्लाम के गॉड जो था अलग हैं, हिंदू के गॉड अलग हैं, क्रिश्चियन के गॉड अलग हैं, ये सारी चीजें जो कही जा रही थी, उसको क्या किया, उसका खंडन जो था बेसिकली कबीर जी ने किया था। कबीर जी ने कहा कि भगवान जो था एक है, उसको अलग अलग नामों से होता है, ठीक है, जाना जाता है, अल्लाह, राम, रहीम, इन सब के हिसाब से। ठीक है, तो यही सारी चीजों को होता है बेसिकली आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, सिर्फ उसके मेन टीचिंग्स को आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है कबीर जी के, बाकी आपको जो होता है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल से सवाल को होता है आपको यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स को बना दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसी के साथ साथ ये देखिए आपसे क्वेश्चन जो था पूछा गया है कि सूफिज्म इवॉल्व एज अ रिएक्शन टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म और द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखिए जो खलीफा वाला सिस्टम होता है वो आगे चल करके थोड़ा सा आपने देखा था प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद थोड़ा मेटेरियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, कन्क्वेस्ट के ऊपर या फिर धन के अर्जन करने के ऊपर काफी ज्यादा जोर देने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है, जब मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं खलीफा के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट हो जाती हैं, तब फिर वहां से एक नए रिलीजन का जन्म होता है। ठीक है, सूफिज्म का जन्म होता है वहां पे। ठीक है, और सूफिज्म जो होता है वो क्या करता है, जो कोर आइडियाज होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो कोर आइडियाज जो थे सूफिज्म के आपको वहीं पे सिर्फ यहाँ पे सिंपली वही लिखने की जरूरत है, बाकी यहाँ पे आपको होता है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि सूफिज्म के जो लोग जो थे उन्होंने जो था जो मेटेरियलिस्टिक चीजें जो अपनाई जा रही थी खलीफा वाले सिस्टम के अंदर उसको जो था रिजेक्ट किया, बल्कि जो कोर प्रिंसिपल जो थे प्रॉफिट मोहम्मद के जो आइडियाज थे उनको जो था इन्होंने अपनाया। फिर अलग अलग आगे जा करके इन्होंने अपनी जो था खुद की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको स्टैब्लिश किया। अगर आपने भक्ति सूफी वाला चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपली वो आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको उनको घुमा करके कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है ताकि आपके कंफ्यूज हो जाओ, आप अपने मार्क्स खो दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके फैक्ट एंड फिगर जो होता है क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से आपसे होता पूछा गया है कि द महानवमी डिब्बा इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर हैज बीन असाइंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज फंक्शन। सिंपली यहाँ से आपसे पूछा गया है महानवमी डिब्बा जो है उसके फॉर्म्स क्या क्या है बिल्डिंग के, उसके बारे में बताइए, और जो उसके फंक्शन जो थे उसके बारे में बताइए। ठीक है, जैसे महानवमी डिब्बा के अंदर होता है कि आपको बहुत सारी चीजें होता है देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे सिंपली जो था एलेबोरेट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह जो था वही एक ऐसा आंदोलन था जिसने गांधी जी को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के रूप में बना दिया था। ठीक है, एक नेशनलिस्ट लीडर की इमेज जो थे प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो था गांधी जी का, ठीक है, जो रॉलेट सत्याग्रह जो था उसका रोल क्या था वो आपको लिख देना है। ठीक है, कि रॉलेट सत्याग्रह के अंदर ये सारी चीजें हुई। ठीक है, लोगों को जो था महात्मा गांधी जी ने जो था वो बॉयकॉट करने जो था सिखाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जो था बताया था महात्मा गांधी जी ने, जिसके वजह से क्या हुआ, कॉमन पीपल्स में जो गांधी जी की इमेज जो थी काफ़ी अच्छी हो गई। ब्रिटिशर्स को जो था उससे काफ़ी ज़्यादा झटका भी लगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपके जो रॉलेट सत्याग्रह के अंदर हुई थी वहीं लिखना है। बाकी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे होता आगे बढ़ने वाले हैं, जो हमारे थोड़े से 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ हम थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं। ये तो अभी तक हमने 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो था 8 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा था कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे जनरल क्वेश्चन, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके के हिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक बिल्कुल हिस्ट्री के 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप, उसमें भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो आपके डायरेक्ट हो, जनरल जो सवाल होते हैं, जैसे कि स्तूपास जो थे वो क्या थे, उनके स्ट्रक्चर को बताइए, उनको क्यों बनाया जाता था, सिंपल सा सवाल। ठीक है, या फिर क्राफ्ट सिस्टम के बारे में बताइए। अभी हम इसको आगे देखेंगे भी, लेकिन आप अभी जो होता है अभी के लिए समझ लीजिए कि हिस्ट्री के अंदर जो है बिल्कुल वैसे ही सवाल जो होता है पूछे जाते हैं 8 मार्क्स में भी। ठीक है, जैसे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, थोड़े से डायरेक्ट, थोड़े से होता है घुमा करके, थोड़े से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होता है कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, ये तो हमने सेकंड पेज खोल लिया है, हम चलते हैं हाँ देखिए 8 मार्क्स के अंदर जो होता है, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सारे ऐसे सवाल जो होता है पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इस बार भी जो था पूछा गया था कि विजयनगर का जो फोर्टिफिकेशन सिस्टम था, आप सबने पढ़ा भी होगा, उसके बारे में बताइए। सिंपल सा सवाल था, 8 मार्क्स से पूछ लिया गया था डायरेक्ट। या फिर जो परमानेंट सेटलमेंट जो था जब बंगाल के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है, जो पीजेंट होता है वो जो रेवेन्यू होता है वो दे नहीं पाते हैं। ठीक है, वो रेवेन्यू देने में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, डायरेक्टली जो होता है वो सिंपल सा सारे के सारे कारण जो होता है आपके लिखे हुए हैं बुक के अंदर। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट सा सवाल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जो बताइए। सिंपल सा जो सवाल है, पूरा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में आपके दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे जो था, अगर आपको सारी चीजें याद हैं तो लिख देंगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आइडियल जो है पटलेनी का, उसके बारे में बताइए। और जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, जो कि 6th सेंचुरी BC से और 6th सेंचुरी C के बीच में एग्जिस्ट करता था। तो आपने जो था वो ऑलरेडी पढ़ रखा है आइडियल ऑफ पटलेनी के बारे में। ठीक है, चैप्टर 2 के बारे में, कि जो राजा होता था वो, राजा का बेटा जो था, देखो वो जो गद्दी होती थी वो बेटों के हाथों में जाती थी, जो धन वगैरह होते थे वो भी सारे के सारे बेटों के हाथों में जाते थे, लड़कियों को जो था कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, उसके साथ साथ आपने प्रॉपर्टी के बारे में देखा था कि जो घर की पूरी प्रॉपर्टी होती थी वो बेटों में जो थी बांट दी जाती थी। जो घर की महिलाएं होती थी उनको कुछ नहीं दिया जाता था। ठीक है, सिर्फ स्त्री धन जो चीज होता था थोड़ा बहुत जो था उनको मिलता था। ठीक है, उसके साथ साथ जो था महिलाओं को जो था काफी ज्यादा डोमिनेट भी जो था किया जाता था। सारे के सारे काम जो था मेंस करते थे। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी बुक के अंदर पढ़ रखी हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत है, बाकी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि फोर्टिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, महाभारत के अंदर होता है कौन कौन से एलिमेंट जो होता है डिस्कस किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे उतार के बताना है। बुक के अंदर दिए गए हैं, लैंग्वेज के बारे में, ऑथर के बारे में, कंटेंट के बारे में, सब कुछ जो होता है दिया गया है। अगर आपको याद होगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पे आपको होता है वो जो क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया था VS उपथांकर के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, वो भी बताया गया है। सिंपल सा सवाल है, बुक के अंदर आपके दिया गया है, लिख करके आ जाना है आपको अगर याद है। जमींदार के जो था रोल के बारे में बताइए, ये भी एक सिंपल सा उतार के सवाल है। ठीक है, स्तूपास को क्यों बनाया जाता था वो बताइए, सिंपल सा उतार के सवाल है। या फिर यही चीज जैसे अभी आपने देखा था कि अमरावती का जो स्तूपा जो था वो सर्वाइव कर गया,
वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसके कारण बताइए। और सांची का स्तूपा जो था वो सर्वाइव कर गया, उसके कारण बताइए। 8 मार्क्स में जो था आपसे पूछ लेगा। गांधी जी का जो था रोल क्या था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने किया, सॉल्ट सत्याग्रह, उसमें क्या रोल था, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्या रोल था। ये सारी चीजें जो है आपसे सिंपल सिंपल से सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के अंदर कभी कभार, ठीक है। अब हम जो है थोड़े अच्छे लेवल की तरफ जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ 8 मार्क्स के। ये तो मैंने आपको यहाँ पे जनरल लेवल जो होता है क्वेश्चन का वो बता दिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जो होता है बढ़ने वाले हैं जो 8 मार्क्स के अंदर थोड़े से जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली उसके अंदर अगर आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो था प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके बुक के अंदर जो है जो ऐसे टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक जो था ऐसे दिए गए जो बहुत लंबा है। जैसे आप क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला देखें, बहुत लंबा है, ठीक है, 8 मार्क्स से क्वेश्चन उससे बन सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्यन एम्पायर का, उसके बारे में जो था अगर आप देखें तो उसके बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी दी गई है, वो भी 8 मार्क्स में आ सकता है। महाजनपदों के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वो भी जो था बहुत लंबा टॉपिक है। जमींदार के रोल के बारे में बहुत लंबा टॉपिक है। महिलाओं का रोल क्या था मुगल के टाइम पे, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत लंबा टॉपिक है। फोर्टिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें विजयनगर की, वो भी एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर 8 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली आपके हिस्ट्री बुक के अंदर जो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको देखने से लगता है कि हाँ इससे 8 मार्क्स से क्वेश्चन होता बन सकते हैं, वो आप जो था अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वहीं से आएगा, आपसे 8 मार्क्स में पूछ लेगा, ठीक है। बाकी के जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे से जैसे 4-5 लाइन के टॉपिक हैं, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम से जो होता है 5 लाइन का दिया गया है हड़प्पा के अंदर, या फिर ग्रेट बात का है 4-5 लाइन का दिया गया है। तो ये सारे सवाल आपसे 8 मार्क्स के अंदर होता नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके चैप्टर्स के अंदर दिए गए हैं, उनको जो आप अच्छे से जो है प्लीज पढ़ करके रखिएगा। 8 मार्क्स से क्वेश्चन बेसिकली उसी से आएंगे। जैसे कि सांची स्तूपा वगैरह का दिया गया है, बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में रुता दिया गया है, ठीक है, उनके पूरे लाइफ के बारे में बहुत लंबा टॉपिक है। सो इन सारी चीजों को रुता आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। ऐसे जितने भी लंबे लंबे टॉपिक्स जो आपके दिए गए हैं, जो लेंदी टॉपिक्स हैं, उन्हीं से 8 मार्क्स से क्वेश्चन होता आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब जो होता है वो नहीं है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे नहीं, जो थोड़ा 10-15 लाइन के जो होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं 8 मार्क्स के अंदर, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं भी आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। खैर हम यहाँ पे 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड तरीके से बनते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 8 मार्क्स से क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी जो है पूछ ले जाते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एग्जामिनर के द्वारा बना दिया जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कर दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल सा होता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। अब यहां से आपको सवाल जो है समझने की जरूरत है, ठीक है। सवाल यहां से आपसे कह रहा है कि जो बुद्धिज्म जो था उसकी जो आइडियोलॉजी, जो उसकी फिलोसफी जो थी, वो बुद्धा जब जीवित थे तब भी बहुत ही ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ, आपने देखा था भारत के साथ साथ विदेशों में भी जो था वो बुद्धिज्म फैला। और जब बुद्धा मर गए उसके बाद भी क्या था, जो बुद्धिज्म की फिलोसफी जो थी वो काफी दूर दूर तक फैली। अब यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन देना है इसका, तो अब ये जस्टिफिकेशन में आपसे सिंपली पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बुद्धा की थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी के बारे में बताइए। ये आइडियोलॉजी थी आपकी, 8 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लिख सकते हैं आप, आपको पूरी जो होता है वो इंडिपेंडेंस मिली हुई है, थोड़ा आप आइडियोलॉजी के बारे में बताइए। अब उसके फैलने के क्या क्या कारण थे वो बताइए। मैंने ऑलरेडी जो था वीडियो के अंदर बता दिया, जैसे बहुत सिंपल था, ऑर्थोडॉक्स नहीं था, बहुत ज़्यादा जो था इसमें रिचुअल्स नहीं थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो था इसमें सभी कास्ट के लोग जो थे, ठीक है, महिलाएं हों, अनटचेबल्स हों, सबको जो था इसमें अलाउ किया गया था, ठीक है, सभी जो था वो इक्वल थे इसके अंदर, संघ के अंदर किसी के साथ जो था डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। इन सारे कारणों की वजह से क्या था, जो कॉमन लैंग्वेज जो थी लोगों की उसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से क्या था, जो मैसेजेस होते थे वो आसानी से आम लोग भी समझ लिया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो था आप लिखेंगे कि ये इस वजह से फैला, कहाँ कहाँ पे फैला, जैसे आपने देखा भारत के अंदर फैला, श्रीलंका के अंदर फैला, जापान के अंदर फैला, कोरिया के अंदर फैला, ये सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सवाल जो होता है यहाँ पे सिंपल सा है कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है, वो फैला क्यों, कहाँ कहाँ पे फैला, जो भी बुक के अंदर आपके ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को होता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में। दूसरा यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है कि अ चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक्ड द प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट्स एंड सिपाही टू जॉइन हैंड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिशर, एग्जामाइन द स्टेटमेंट।
देखिए क्वेश्चन जो था, अगर आपने 1857 रिवॉल्ट वाला चैप्टर जो है उसको पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था सिर्फ सिपॉइज नहीं जो था वो विद्रोह नहीं किया था, बल्कि भारत का जो हर एक सोसाइटी जो था, सोसाइटी के अंदर रहने वाला हर एक ग्रुप जो था, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो तालुकदार हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो सिपॉय हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रजा हो, सबने जो था अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो युद्ध में 1857 में पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पे आपको जो है सिंपली जो होता है कारण पूछा गया है कि क्यों किया था। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इस समय हुआ था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि प्रिंसेस ने क्यों पार्टिसिपेट किया। ठीक है, प्रिंसेस ने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि जो अंग्रेज जो थे उन्होंने उसके राज्य वगैरह जो थे, ठीक है, जो उनका शासन जो था उसको छीन लिया था उनसे और उनको उनके राज्य से निकाल दिया गया था। पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट क्यों किया, क्योंकि आपने देखा था कि 1857 के रिवॉल्ट से पहले क्या था, वो जो था बहुत बड़े बड़े कर लेकर के आ रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो था पीजेंट्स का हो रहा था। तालुकदार के बारे में देखें तो तालुकदार जो थे वो सब क्या थे, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा दब गए थे, उनके सारे के सारे अथॉरिटी पोजीशन जो था वो डिमीन हो चुका था पूरी तरीके से, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हड़प ली गई थी। ठीक है, सिपॉइस के बारे में आपने देखा, सिपॉइस के बारे में तो बहुत ज्यादा जो था उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है, ना छुट्टी दी जा रही थी उनको, ना उनको अच्छे खासे वेजेस दिए जा रहे थे। उसके साथ साथ आपने देखा था बहुत सारे र्यूमर्स भी था फैले हुए थे। ठीक है, आपने जूता अगर पढ़ा हो तो इसकी वजह से क्या था, अब यहाँ पे आपको सिंपली ये सारी चीजें आपके बुक के अंदर दी गई हैं कि प्रिंसेस को था उन्होंने निकाल दिया, सिपॉइस के खिलाफ ये पॉलिसी अपनाई, तालुकदार पीजेंट के खिलाफ जो पॉलिसी अपने आपके बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, किस वजह से था इन सब ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके बुक के अंदर लिखी गई हैं। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे जो था लिख देनी है कि इस वजह से सोसाइटी के हर एक वर्ग ने जो था यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन सिर्फ सिंपल सवाल जो था सिंपल सा है और इसको घुमा करके कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। उसी तरीके से द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, एनालाइज द स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सिंपल सा यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन जो था फिर से घुमाया गया है। पहले तो आपको बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो ऐसे ऐसे हुआ, फिर आपको बताना है कि सेल्फ रूल की जो था ट्रेनिंग कैसे थी। तो आपने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जो था इंडिया का जो था कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं बल्कि भारत के जितने भी सेक्शन जो थे, ठीक है, चाहे वो रूरल एरिया का रहने वाला हो चाहे वो अर्बन एरिया का रहने वाला हो, सबने जो था बहुत ही एक्टिव रूप से जो था इसके बहुत ही एक्टिवली जो था इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। पहली बार जो था पूरा भारत जो था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर खड़ा हुआ था। ठीक है, सब लोग जो था ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था इसमें उन्होंने बॉयकॉट किया चीजों को। ठीक है, कपड़े वगैरह जो थे विदेशों के वो जलाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो था आपने यहाँ पे देखी थी, यही सारी चीजें आपको यहाँ पे जो था लिखनी है और उसी के जरिए आपको प्रूव करना है कि ये कैसे जो था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था एक ट्रेनिंग था सेल्फ रूल का। ठीक है, अगला सवाल जो था अगर हम देखें तो देखिए महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ किनशिप मैरिज एंड पैट्रिलिनी, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। सवाल क्या कर रहा है कि महाभारत की जो कहानी है वो एक तरीके से स्टोरी है, वो कहानी है किनशिप की, मैरिजेस की, पैट्रिलिनी की। सिंपली आपको यहाँ पे बताना है किनशिप का स्ट्रक्चर क्या था। आपने ऑलरेडी चैप्टर 3 के अंदर पढ़ रखा है कि किंग जो थे वो ये सारी चीजें करते थे। मैरिजेस के बारे में आपने देख रखा है, ठीक है ना, आपने देखा था वहां पे कि जो गद्दी होती थी राजा, उसके बाद उसका बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसका बेटे को मिलती थी, महिलाओं को नहीं मिलती थी। मैरिजेस के बारे में आपने देख रखा है, एक्सोगमी, इंडोगमी, पोलेंड्री, ये सारी जो था आपने देख रखा है, उसके बारे में आपको लिखना है। पैट्रिलिनी के बारे में भी आपने देख रखा है। सिर्फ आपको क्या करना है, चीजों को वहां से उठा करके एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज जोता लिखना है। ठीक है, आपको हैफेजर्डली जोता नहीं लिखना है, कुछ भी जोता नहीं लिखना है। ठीक है, आपका एक स्ट्रक्चर जो तरीके होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, फिर एक एक चीज के बारे में आप सीक्वेंस वाइज होता बताते जाएंगे। ठीक है, फिर कंक्लूजन अच्छा से लिखेंगे 8 मार्क्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लिखना है, बाकी की जो फैक्ट एंड फिगर्स हो आपके बुक के ही जो तरीके रहने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो द कम्युनल पॉलिटिक्स दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो कि 20th सेंचुरी में आकर के शुरू हुई थी, वो उससे पार्टीशन जो था देश का कैसे हुआ वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 20th सेंचुरी में आकर के क्या होता है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के पॉलिटी के अंदर क्या होता है, जो रिलीजन होता है वो इंटर कर चुका होता है। ठीक है, जब ब्रिटिशर जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लेकर के आते हैं और मुस्लिम्स को एक सेपरेट जो होता है वो चुनाव करने का प्रोविजन दे देते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है हमारे कंट्री के अंदर जो रिलीजन होता है वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही गहरे लेवल पे इंटर कर जाता है और यही आगे चल करके जो होता है पार्टीशन का कारण बनता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को होता है पढ़ा हो तो अच्छे से होता है कि आप समझते होंगे। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है आगे चल करके फिर डिमांड जो होती है पाकिस्तान की उठने लगती है। ठीक है, जिन्ना साहब होता है वो डिमांड पाकिस्तान की उठाने लगते हैं कि हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए, हम भारत के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ होता है जो कारण दिए गए हैं, ठीक है, कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह आया या फिर उसके बाद आगे के जो सिस्टम हुए, ठीक है, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया गया, ठीक है, जिन्ना साहब की जो पाकिस्तान की डिमांड थी, उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे जो था आपको लिखना है, बाकी की सारी चीजें होता है यहाँ पे आपको नहीं लिखनी है। अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको हिस्ट्री के अंदर आपके अगर फैक्ट एंड फिगर जो होता है सारे टॉपिक्स के क्लियर हैं, हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक सब टॉपिक के बारे में जो बातें बताई गई हैं अगर आपको अच्छे से क्लियर है, तो आपके एक भी मार्क्स जो होता है वो नहीं कटने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो 3 मार्क्स में हो चाहे 8 मार्क्स में हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो है जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आंसर लिखना है। जैसे अगर जनरल क्वेश्चन आया है तो आप फॉर्मेट जो होता है आंसर लिखने का जनरल अपना सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया है तो आपका फॉर्मेट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से होना चाहिए, इंट्रोडक्शन उसके तरीके से, कंक्लूजन उसके तरीके से, बाकी की चीजें वैसे रहेंगी, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो मैं आपको अलग से सेशन में बता भी दूंगा कि आपको इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है अलग अलग क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आपका जो आंसर है उसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल जो होता है आपको सीखना पड़ेगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बुक के अंदर दी गई है, उन्हीं को आप मेमोराइज कर लीजिए, आपके मार्क्स जो होता है वो नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि हिस्ट्री के अंदर क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं उससे जो होता है बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं उससे सवाल जो होता है नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपको जो है आपने चैप्टर्स को कितने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ये टेस्ट करने के लिए कभी कभी वो आपको 2-3 टॉपिक्स को साथ में मर्ज करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। जैसे एक तो सिंपल सा सवाल बनता है कि क्राफ्ट सिस्टम के बारे में बताइए, तो क्राफ्ट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जो था 8 मार्क्स के बारे में दिया गया है, उसके लिए आपको अलग से लिखने की जो है जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके या फिर 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके हिस्ट्री के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन उतार के बना दिया जाता है, ठीक है, और फिर आपको वहां पे लिखना पड़ता है। जैसे इस साल उतार के पूछा गया था कि विजयनगर के अंदर जो वाटर सिस्टम जो था, ठीक है, जो वाटर सिस्टम जो था उसके बारे में बताइए, और विजयनगर के अंदर जो था जो ट्रेड का जो सिस्टम जो था उसके बारे में जो था बताइए, ठीक है। ये 2 अलग अलग टॉपिक्स है छोटे छोटे, उनको मर्ज करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया गया था, ठीक है, कि विजयनगर के अंदर जो वाटर सिस्टम था उसके बारे में बताइए, और विजयनगर के अंदर जो इकोनॉमी का जो सिस्टम जो था, जो ट्रेड वगैरह का सिस्टम था उसके बारे में बताइए। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से आपसे महाभारत वाला जो टॉपिक है वो उससे पूछ लेगा कि महाभारत के अंदर जो हमको पेट्रिलिनी के बारे में जानकारी मिलती है और मैरिज के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही अगर आपसे पूछ लेगा कि इसके साथ और थोड़ा जो होता है मर्ज कर देगा कि महाभारत के होता है कंटेंट को बताइए या फिर लैंग्वेज को बताइए, ऑथर को बताइए, ये सारी चीजें उतार के आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है हिस्ट्री के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको मर्ज करके कभी कभी बड़ा टॉपिक जो बना देता है। जैसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछ लेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ऑथर के बारे में बताइए, ठीक है, अथॉरिटी के बारे में बताइए, ठीक है, कि वहां पे अथॉरिटी कैसी थी और इसका एंड कैसे हुआ, ठीक है, इंड इसका कैसे हुआ। तो ऐसे जो होता है दो अलग अलग टॉपिक्स को मर्ज करके वो एक क्वेश्चन बना देगा और आपको होता है लिखने के लिए दे देगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ये लगता हो कि मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ लूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है उनको छोड़ दूंगा या फिर उनको इग्नोर कर दूंगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। छोटे टॉपिक्स आपके 3 मार्क्स में भी रुता काम आने वाले हैं और आपके 8 मार्क्स में भी रुता काम आने वाले हैं। आपके 8 मार्क्स में भी लिखने में जो 8 मार्क्स के जो आंसर होते हैं उसमें लिखने में भी जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके रुता बना दिया जाता है कभी कभी। सो इसके लिए आप प्लीज तैयार रहिएगा, वरना आपको फिर सफर करना पड़ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। आप जब पेपर देंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा भी, ठीक है, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो था आपका अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, चाहे आंसर राइटिंग का हो या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको सभी को बहुत बहुत थैंक यू।